हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निका स्टडी पॉइंट्स। व्हाट्सअप गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, बिकॉज ऐसे ही एनसीईआरटी ऑडियो बुक सीरीज से रिलेटेड सेशंस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। सो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 चैप्टर 9 जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। इसकी आज हम एनसीईआरटी ऑडियो बुक कवर करेंगे और ये ज़्यादा लेंदी है, इसलिए हम इसे फिर भी कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट्स की कमांड होती है कि हमें वन शॉट में मिले हर चीज़, इसलिए हम इसे एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप सब आपकी पेन पेंसिल हाईलाइटर फिर भी लेकर बैठ गए होंगे। अगर ना लेकर बैठे हों तो फिर भी आप जाइए और अपने हाइलाइटर एंड एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए, पेन पेंसिल जो भी है आपके पास लेकर बैठिए। तब तक मैं भी अपना मार्कर वगैरह सेट कर लेती हूँ, बिकॉज आपको पता ही है कि हम हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें, प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज, वृहद जैव अणु, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन की संरचना एंड एंजाइम्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जैव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि में एक ही प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से मिलकर बने होते हैं? आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं। यदि पादप व प्राणी ऊतकों एवं सूक्ष्मजीवी लेई में तत्वों का परीक्षण करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है, जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव पदार्थों जैसे भूपर्पटी के एक टुकड़े का करें तब भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होती है, लेकिन उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर है? सुनिश्चित तौर पर उनमें कोई अंतर नहीं मिलता। सभी तत्व जो भूपर्पटी के नमूनों में मिलते हैं वे सभी जीव ऊतकों के नमूनों में भी मिलते हैं। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी से सामान्यतः ज्यादा होती है। टेबल 9.1 आप देख सकते हैं। 9.1 रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें। इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि जीवों की कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं। जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं? उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा? इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना होगा। हम किसी भी जीव ऊतक जैसे सब्जी या यकृत का टुकड़ा आदि को लेकर खरल व मूसल की सहायता से एक ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ पीसते हैं, जिसके बाद एक गाढ़ा कर्दम स्लरी प्राप्त होता है। पुनः इसे महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ने छानने के बाद हमें दो अंश प्राप्त होते हैं। एक अंश जो अम्ल में घुला होता है उसे निस्यंद कहते हैं, व दूसरा अंश अम्ल में जो अविलेय होता है जिसे धारित कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अम्ल में घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया। तुम्हें उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीव ऊतकों के नमूनों का विश्लेषण व इनमें मिलने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे की जाती है। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसमें मिलने वाले अन्य यौगिक से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधि अपनाते हैं, जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में एक वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं, लेकिन जीवों में भी अकार्बनिक तत्वों व यौगिक मिलते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं? एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजक प्रयोग करना पड़ेगा। जीव ऊतकों, पर्ण व यकृत की थोड़ी मात्रा को तोलकर यह नम भार कहलाता है शुष्क कर ले, जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। बचे हुए पदार्थ से शुष्क भार प्राप्त होता है। यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप CO2 व जल वाष्प में अलग हो जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि पाए जाते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण में किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। सारणी 9.1।
यौगिकों के परीक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक तालिका 9.2 यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिकों आदि की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, वसा अम्ल इत्यादि में वर्गीकृत करते हैं। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक ही कार्बन, अल्फा कार्बन पर एक अमीनो अम्ल समूह व एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। इस कारण इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये प्रतिस्थापित मेथेन हैं। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े रहते हैं। ये समूह हाइड्रोजन कार्बोक्सिल समूह, अमीनो समूह तथा भिन्न परिवर्तनशील समूह जिसे R समूह से व्यक्त करते हैं पाए जाते हैं। R समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं। फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर ये किस प्रकार के होते हैं। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में R समूह हाइड्रोजन जैसे अम्ल, ग्लाइसिन, मेथिल समूह, एलेनिन, हाइड्रोक्सी मेथिलीन, सीरीन आदि हो सकते हैं। 21 में से 3 को चित्र 9.1 में दर्शाया गया है। अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो अम्ल कार्बोक्सिल व R क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। अमीनो अम्ल व कार्बोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर अम्लीय उदाहरण ग्लूटामिक अम्ल, क्षारीय उदाहरण लाइसिन और उदासीन उदाहरण वैलिन अमीनो अम्ल होते हैं। इसी तरह से एरोमेटिक अमीनो अम्ल टायरोसिन, फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफैन आदि होते हैं। अमीनो अम्ल का एक विशेष गुण यह है कि अमीनो अम्ल NH2 व कार्बोक्सिल COOH समूह आयनीकरण प्रकृति के होते हैं। अतः विभिन्न pH वाले विलयनों में अमीनो अम्ल की संरचना परिवर्तित होती रहती है। ये 3 डायग्राम्स बोलूं या फिर कोई फॉर्मूला बोलूं, इसको भी आपको याद रखना है। और भी कोई ज्यूटोराइन कहते हैं, ये भी याद रखना है। साधारणतः लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। ये साधारणतः वसा अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो एक R समूह से जुड़ा रहता है। R समूह मेथिल CH3 अथवा एथिल C2H5 या उच्च संख्या वाले CH3 समूह एक कार्बन से 19 कार्बन, उदाहरणार्थ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कार्बन से 19 कार्बन, उदाहरणार्थ पाल्मिटिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन के 16 कार्बन मिलते हैं। एरिकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। वसा अम्ल संतृप्त बिना द्विक आबंध या असंतृप्त एक या एक से अधिक डबल कार्बन बॉन्ड वाले द्विआबंध प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। ग्लिसरॉल क्या ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों मिलते हैं, जहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होता है। तब वे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड तथा ट्राइग्लिसराइड में हो सकते हैं। गलत बिंदु के आधार पर वसा या तेल ऑयल्स कहलाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इस चैप्टर में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही है हमें। तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे जिंजेली तेल, अतः सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं। क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा की पहचान कर सकते हैं? कुछ लिपिड्स में फास्फोरस व एक फास्फोरीकृत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। ये फास्फोलिपिड्स हैं जो कोशिका झिल्ली में मिलते हैं, जैसे कि लेसिथिन। कुछ ऊतक, विशेष तौर तंत्रिका ऊतक में अधिक जटिल संरचना में लिपिड पाए जाते हैं। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक जैसे विषम चक्रीय वलय युक्त भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन, क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल व थाइमीन है। ये शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। यदि इनमें फॉस्फेट समूह भी शर्करा से स्टिरीकृत रूप में हो तो इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन व स्ट्रक्चर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सो ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा आपको। दोनों में पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसे जरूर याद कर लें। साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड है। एडिनिलिक अम्ल, थाइमेडिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल व सिटिडिलिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए व आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। 9.2 प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयज। रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा में जीवों के हजारों बड़े छोटे यौगिकों का विलगन पृथक्करण किया जाता है। उनकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभव हो तो उन्हें संश्लेषित किया जाता है। यदि कोई जैव अणुओं की एक तालिका बनाए तो उनमें हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा इत्यादि पाए जाएंगे। कुछ कारणों से जिन्हें खंड 9.10 में दिया गया है को हम उपापचयज कहते हैं। उपरोक्त सभी श्रेणी में इन यौगिकों की उपस्थिति को जिन्हें 9.1 में दर्शाया गया है कोई व्यक्ति प्राणी ऊतकों में ज्ञात कर सकता है। इन्हें प्राथमिक उपापचयज कहते हैं। जब कोई पादप कवक व सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का विश्लेषण करे तो उसे इन प्राथमिक
द्वितीयक उपापचयों के अतिरिक्त हजारों यौगिक जैसे एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, रबर वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले मिलते हैं। इन्हें द्वितीयक उपापचय कहते हैं। तालिका 9.3 प्राथमिक उपापचय ज्ञात कार्य करते हैं व सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनकी भूमिका भी ज्ञात है, किंतु हम इस समय सभी द्वितीयक उपापचय जो कि जिन प्राणियों में ये पाए जाते हैं, मैं उनकी भूमिका का कार्य नहीं जानते हैं, जबकि इनमें से बहुत जैसे रबर, औषधि, मसाले, इत्र व वर्णक मनुष्य के कल्याण में उपयोगी हैं। कुछ द्वितीयक उपापचयों का पारिस्थितिक महत्व है। आप बाद के अध्यायों व वर्षों में इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। वृहद जैव अणु अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणु भार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड व लिपिड्स मिलते हैं। लिपिड्स के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणु भार 10,000 डाल्टन या इससे ऊपर होता है। इस कारण से जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक वे अणु है जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें सामान्यतः सूक्ष्म या जैव अणु कहते हैं। सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं, जबकि जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहद या वृहद जैव अणु कहते हैं। लिपिड्स के अतिरिक्त अविलेय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। लिपिड्स जिसके अणुभार 800 से अधिक नहीं होते, वे अम्ल अविलेय अंश या वृहद आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं? वास्तव में लिपिड्स कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे ही नहीं मिलते बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब हम ऊतकों को पीसते हैं तब कोशिकीय संरचना विघटित हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती है तथा पुटिका बनाती है जो जल में घुलनशील नहीं है। इस कारण से इन झिल्लियों के पुटिका के रूप में टुकड़े अम्ल अविलेय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं जो वृहद आणविक अंश का भाग होते हैं। सही अर्थ में लिपिड्स वृहद अणु नहीं है। अम्ल अविलेय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। कोशिका द्रव्य व अंगकों के वृहद अणु अम्ल अविलेय अंश होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जीव ऊतकों या जीवों का संगठन करते हैं। संक्षेप में यदि जीव ऊतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बाहुल्यता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया जाए तो हम पाते हैं कि जीवों में पानी सबसे सर्वाधिक बाहुल्यता से मिलने वाला रसायन है। तालिका 9.4 प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखला होते हैं जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी रहती है, जैसा कि चित्र 9.2 में दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन इत्यादि। प्रोटीन समबहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक होते हैं। एक समबहुलक एक एकलक इकाई की कई बार आवृत्ति के कारण होता है। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि बाद के पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिनकी आपूर्ति खाद्यों के द्वारा होती है। इस तरह आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अमीनो अम्ल की स्रोत होती है। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनानिवार्य हो सकते हैं। अनानिवार्य वे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, जबकि हम अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थों से करते हैं। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। इनमें से कुछ पोषकों के कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन करने तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहायक है और कुछ एंजाइम के रूप में होते हैं। तालिका 9.5 पॉलीसेकेराइड अम्ल अविलेय भाग में दूसरे श्रेणी के वृहद अणुओं की तरह पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसेकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। ये श्रृंखला सूत्र की तरह कपास के रेशे विभिन्न प्रकार एकल सेकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड है जो एक प्रकार की मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है। सेलुलोज एक समबहुलक है। इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्च मंड सेलुलोज से भिन्न होता है, लेकिन ये पादप ऊतकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। इन्सुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है। ये पीवाई क्यों आया हुआ है और इसे बताते भी नहीं, इसलिए अंडरलाइन कर लें। एक पॉलीसैकेराइड श्रृंखला जैसे ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा अपचायक व बायां सिरा अनपचायक कहलाता है। यह शाखा युक्त होती है जो व्यंग्य चित्र जैसी दिखाई देती है। मंड में द्वितीय कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसके कुंडलीनीय भाग से जुड़े रहते हैं। आयोडीन अणु मंड से होकर जुड़कर नीला रंग देते हैं। सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 23 वाले एग्जाम में अभी आई थी 9 डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठकर। पादप कोश
कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कागज पौधों की लुगदी से बना होता है जो सेलुलोज होता है। रुई के धागे सेलुलोज के बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं। ये अमीनो अम्ल, अमीनो शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा जैसे ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल ग्लूकोजामीन आदि से मिलकर बने होते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल जटिल सेकेराइड्स काइटिन से बने होते हैं। जटिल पॉलीसेकेराइड्स अधिकतर समबहुलक होते हैं। 9.6 न्यूक्लिक अम्ल, दूसरे प्रकार के वृहद अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अविलेय अंश में मिलता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये पॉलीसेकेराइड्स व पॉलीपेप्टाइड्स के साथ संविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक वृहदान्विक अंश बनाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसेकेराइड व तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट होता है। यदि चित्र 9.1 को ध्यान दें तो पाएंगे कि न्यूक्लिक अम्लों में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन व थायमिन होते हैं। एडेनिन व ग्वानिन प्रतिस्थापन प्यूरिन है तथा अन्य 3 प्रतिस्थापन पिरिमिडीन है। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरिन व पिरिमिडीन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज, मोनोसेकेराइड, पेप्टोज या डीऑक्सीराइबोज होती है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व जिसमें राइबोज मिलता है उसे राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए कहते हैं। 9.7 प्रोटीन की संरचना, जैसा कि आपने पहले बताया कि प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ है विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्रों से होता है जैसे NaCl, MgCl2 आदि। कार्बनिक रसायन विज्ञानी जब अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन, नैप्थलीन को व्यक्त करते हैं तो वे हमेशा उसके द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। भौतिक वैज्ञानिक आणविक संरचना के त्रिआयामी दृश्य को, जबकि जीव विज्ञानी प्रोटीन की संरचना 4 तरह से व्यक्त करते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में जैसे कि पहला, दूसरा व इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। चित्र 9.3 कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती है। ये लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी होती है, घूमती हुई सीढ़ी की तरह। वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती है। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है। इन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं। चित्र 9.3 इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर एक ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। चित्र 9.3 ये प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करती है। तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है, यानी कि बहुत ही आवश्यक है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाइयों के समूह होते हैं जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं। उदाहरणार्थ गोले की सीधी लड़ी गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका की संरचना आदि वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करते हैं जिसे प्रोटीन की चतुष्क संरचना चित्र 9.3 कहते हैं। वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों से बना होता है। इनमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं। 2 उपखंड अल्फा व 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं जो आपस में मिलकर मनुष्य की हीमोग्लोबिन बनाते हैं। 9.8 एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। इन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं जो किसी भी एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बनी होती है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक व तृतीयक संरचना मिलती है। जब आप तृतीयक संरचना चित्र 9.3 को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे बहुत ही दरार या थैलियां बन जाती है। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली है जिनमें क्रियाधार आकर व्यवस्थित होता है। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा इन अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। एंजाइम उत्प्रेरक और अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़े अंतर को जानना आवश्यक है। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापमान व दाब पर कुशलता से काम कर सकते हैं। एंजाइम अणु उच्च तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साधारणतः अति उच्च तापक्रम जैसे गर्म स्रोतों या गंधक के झरनों में पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त एंजाइम स्थायी होते हैं और उनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च
उच्च तापक्रम जैसे कि 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक पर भी बनी रहती है। उपरोक्त एंजाइम जो ऊष्मा स्नेही जीवों से पृथक किए गए हैं ऊष्मा स्थायी होते हैं, ये उनकी विशेषता है। 9.8.1 रासायनिक अभिक्रियाएं। एंजाइम्स क्या होते हैं? इससे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें बंध के टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। अन्य भौतिक प्रक्रिया में द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना या पानी का वाष्प में बदलना। ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना, ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उदाहरण, बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक के अम्ल से क्रिया कर बेरियम सल्फेट व पानी बनाता है। BaOH2, ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। BaOH2 प्लस H2SO4 उससे BSO4 प्लस 2H2O बना। ये एक अकार्बनिक रसायन अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार स्टार्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया की दर का सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से होता है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। दर, ये सूत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा L। यदि दिशा निर्धारित हो तो इस दर को वेग भी कहते हैं। भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है। एक सर्वमान्य नियम के अनुसार प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बढ़ने या घटने पर अभिक्रिया की दर क्रमशः द्विगुणित व आधी हो जाती है। उत्प्रेरित अभिक्रिया अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती है। जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाली अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है। उदाहरणार्थ, CO2 प्लस H2O कार्बनिक एनहाइड्राइड से H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से चलती है, जिसमें 1 घंटे में कार्बनिक अम्ल के 200 अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया का कोशिका द्रव्य में उपस्थित एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है, जिससे कार्बनिक अम्ल के 6 लाख अणु प्रति सेकंड बनते हैं। एंजाइम ने इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। दैट मीन्स 10 लाख गुना। ओके, आप देख सकते हैं कि एंजाइम कितना जल्दी कार्य, मैं भी एकदम देख के चौंक गई कि 10 लाख गुना बढ़ा दिया। एंजाइम की शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार की रासायनिक उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित होते हैं तो इन्हें उपापचयी पद कहते हैं। जैसे उदाहरण, ग्लूकोज से 2-पाइरुविक अम्ल बनता है। ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल का निर्माण एक रासायनिक पद द्वारा होता है, जिसमें 10 विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। आप अध्याय 12 में उपरोक्त अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अवस्था में आपको ज्ञान जान लेना चाहिए कि एक उपापचयी पद एक या दो अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचयी उत्पाद बनाते हैं। हमारी कंकाली पेशियों में अनॉक्सी स्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि सामान्य ऑक्सी स्थिति में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पद द्वारा इथेनॉल या अल्कोहल का निर्माण होता है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण संभव होता है। 9.8.2 एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है? इसे समझने के लिए एंजाइम के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। सक्रिय स्थल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रासायनिक या उपापचयी रूपांतरण एक अभिक्रिया से होता है जो रसायन उत्पाद में रूपांतरित होती है। उसे क्रियाधार सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविम संरचना की प्रोटीन है जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। सांकेतिक रूप में इसे निम्न ढंग से चित्रित कर सकते हैं। क्रियाधार से उत्पाद का निर्माण। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल जो दरार या फुटिका के रूप में होता है से जुड़ जाता है। क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर जाते हैं। इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र ES का अविकल्पीय निर्माण होता है। ई एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस समूह का निर्माण एक अल्पकालिक घटना है। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध के टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से उत्पाद अवमुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरण का यह पद तथा कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। स्थायी क्रियाधार व उत्पाद के बीच में बहुत सारी रूपांतरित संरचनात्मक व्यवस्था हो सकती है। इस कथन का आशय है कि बनने वाली सभी मध्यवर्ती संरचनात्मक अवस्था अस्थायी होती है। स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा अवस्था या संरचना से जुड़ा होता है। यदि इसे चित्रात्मक लेखाचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो यह चित्र 9.4 के अनुरूप होगा। आप चित्र 9.4 देखें। Y अक्ष अंतर्निहित ऊर्जा अंश को व्यक्त करता है। X अक्ष संरचनात्मक रूपांतरण की यह वह अवस्था है जिसका निर्माण मध्यवर्ती संरचना द्वारा होता है कि प्रगति को व्यक्त करता है। दो चीजें ध्यान देने योग्य है। क्रियाधार S व उत्पाद P के बीच ऊर्जा स्तर में अंतर। यदि उत्पाद क्रियाधार से नीचे स्तर का है तो अभिक्रिया बाह्य ऊष्मीय होती है। इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा
आपूर्ति गर्म करने से की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी चाहे वह बाह्य ऊष्मीय या स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया या अंतःऊष्मीय या ऊर्जा आवश्यक अभिक्रिया हो, तो क्रियाधार को उच्च ऊर्जा अवस्था या संक्रमण अवस्था से गुजरना होता है। क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर क्रियाधार के उत्पाद के आसान रूपांतरण में सहयोग करता है। 9.8.3 एंजाइम क्रिया की प्रकृति। इस चैप्टर के जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बता नहीं सकती आपको, बिकॉज बहुत नीट में इससे डायग्राम्स से भी क्वेश्चन आए हैं, तो आप डायग्राम्स पर ध्यान दें। और मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएंगी। न्यू एनसीईआरटी तो आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एनसीईआरटी की पीडीएफ से काम चला सकते हैं। आप क्यों पैसे वेस्ट करें, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले जल्दी से, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। 9.8.3 एंजाइम क्रिया की प्रकृति। प्रत्येक एंजाइम के अणु में क्रियाधार बंधन स्थल मिलता है, जो क्रियाधार S से बनकर सक्रिय एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र ES का निर्माण करता है। यह सम्मिश्र अल्पावधि का होता है, जो उत्पाद एवं प्रतिवर्तित एंजाइम में विघटित हो जाता है। इसके पूर्व मध्यावस्था के रूप में एंजाइम उत्पाद EP जटिल का निर्माण होता है। एंजाइम क्रियाधार जटिल ES का निर्माण उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरक चक्र को निम्न चरणों में व्यक्त किया जाता है कि जैसे सर्वप्रथम पहले ये रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एंजाइम प्लस क्रियाधार से एंजाइम क्रियाधार जटिल बना, उसके बाद एंजाइम उत्पाद जटिल बना, फिर एंजाइम प्लस उत्पाद। सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल से बन जाता है। सेकंड, बनने वाला क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव लाता है कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बन जाए। थर्ड, एंजाइम का सक्रिय स्थल अब क्रियाधार के काफी समीप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होता है। एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद को अवमुक्त करते हैं, वह एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार के दूसरे अणु से बनने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरक चक्र प्रारंभ हो जाता है। 9.8.4 एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। जो कारक प्रोटीन की तृतीयक संरचना को परिवर्तित करते हैं, वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं, जैसे तापक्रम, पीएच, क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन या किसी विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधन उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तापक्रम व पीएच। एंजाइम सामान्यतः तापक्रम व पीएच के लघु परिसर में कार्य करते हैं। चित्र 9.5। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम व पीएच पर होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापक्रम व पीएच कहते हैं। इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे से होने से क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देते हैं। क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम क्रिया की गति बढ़ती है। अभिक्रिया अंतर्गोत्वा सर्वोच्च गति V मैक्सिमम प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर भी अप्रसरण नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है, और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता। चित्र 9.5। ये डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चैप्टर के। मैं आपको जल्दी कोशिश करूंगी एनसीईआरटी ऑडियो बुक कंप्लीट करके आपको डायग्राम्स की एक क्लास प्रोवाइड करने की। फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है, जो एंजाइम से बंधते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बनने के उपरांत इनकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संदमन इनहेबिटेंस कहते हैं, व उस रसायन को संदमक इनहेबिटर कहते हैं। जब संदमक अपनी आणुविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमत करता हो, तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। संदमक की क्रियाधार से निकटतम संरचनात्मक समानता के फलस्वरूप यह क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधार बंधक स्थल से बनते हुए प्रतिस्पर्धा करता है। परिणाम स्वरूप क्रियाधार स्थल बंधक से बंध नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप एंजाइम क्रिया मंद पड़ जाती है। उदाहरण के लिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेट का मेलोनेट द्वारा संदमन, जो संरचना में क्रियाधार सक्सिनेट से निकट की समानता रखता है। ऐसे प्रतिस्पर्धी संदमों का अक्सर उपयोग जीवाणु जन्म रोग जनकों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण 9.8.5। हजारों एंजाइमों की खोज विलगन व अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रिया के उत्प्रेरण के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एंजाइम को 6 वर्गों में, प्रत्येक वर्ग को 4 से 13 वर्गों में उप विभाजित किया गया है, जिनका नामकरण 4 अंकीय संख्या पर आधारित है। एंजाइम जो 2 क्रियाकार को S व S1 के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, आप इसे देख सकते हैं। ट्रांसफेरेजेज एंजाइम क्रियाधारों को एक जोड़े S व S1 के बीच एक समूह हाइड्रोजन के अतिरिक्त के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा।
माइंड में एकदम सेटअप करना पड़ेगा बार बार देखकर। इसे आप अपने जो फॉर्मूला बुक है, वो बायो की भी जो मतलब डाटा बुक है उसमें लिखें। आई होप आप सब अलग से बायोलॉजी की डाटा बुक बना रहे होंगे। अगर आप बायोलॉजी की डाटा बुक नहीं बना रहे हैं, फिर भी मैं आपको हर चैप्टर की अलग से और एक कंबाइंड डाटा बुक भी प्रोवाइड करूंगी, बट हर चैप्टर की एक अलग से एनसीईआरटी डाटा बुक भी प्रोवाइड करूंगी। उसमें इन सारे पॉइंट्स को मैं क्लियरली सम्मिलित कर लूंगी। सो डोंट यू वरी। हाइड्रोलेजेज एंजाइम ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक कार्बन 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 हैलाइड या फॉस्फोरो नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करते हैं। लाइजेज जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों से समूहों के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। आइसोमेरेजेज वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय ज्यामितीय व स्थितीय समावयवों के अंतर रूपांतरण को प्रेरित करते हैं। लाइगेज एंजाइम जो दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर कार्बन नाइट्रोजन व फास्फोरस ऑक्सीजन के बंधों का निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। 9.8.6 सहकारक एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन अवयव जिसे सहकारक कहते हैं एंजाइम से बनकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। इन उपकरणों में एंजाइम के केवल प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं: प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम व धातु आयन। प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये अन्य सहकारकों से इस रूप में भिन्न होते हैं कि एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंधे होते हैं। उदाहरण स्वरूप एंजाइम पेरोक्सीडेज व कैटलेज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीनेज व पानी में विखंडित करते हैं। हीम प्रोस्थेटिक समूह होता है जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है। सह एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका संबंध एपो एंजाइम से अस्थायी होता है, जो सामान्यतः उत्प्रेरण के दौरान बनता है। सह एंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। अनेक सह एंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन है, जैसे सह एंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP विटामिन नियासिन से जुड़े रहते हैं। धातु आयन कई एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है, जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला से समन्वयित बंध बनाते हैं। वह उसी अवयव एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़े रहते हैं। जैसे प्रोटियोलिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज से जिंक एक सहकारक के रूप में जुड़ा रहता है। एंजाइम से यदि सहकारक को अलग कर दिया जाए तो इनकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु निर्णायक भूमिका अदा करते हैं ये। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम समरी रीड कर लेते हैं इसकी। जीवों में आश्चर्यजनक विभिन्नता मिलती है। इनकी रासायनिक संगठन व उपापचयी अभिक्रियाओं में असाधारण समानताएं मिलती है। जीव ऊतकों व निर्जीव द्रव्यों में पाए जाने वाले तत्वों के संगठन का यदि गुणात्मक परीक्षण किया जाए वे काफी समान होते हैं। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण के बाद यह स्पष्ट है कि यदि जीव तंत्र व निर्जीव द्रव्यों की तुलना की जाए तो जीव तंत्र में कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत अधिक बहुलता होती है। जीवों में सर्वाधिक प्रचुर रसायन जल मिलता है। कम अणुभार 1000 डाल्टन से कम वाले हजारों जैव अणु होते हैं। जीवों में अमीनो अम्ल, एकल सैकराइड, द्विसैकराइड, शर्कराएं, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड व नाइट्रोजन साथ जैसे कुछ कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। इसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल व 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वसा व तेल ग्लिसरॉइड्स होते हैं, जिनमें वसा अम्ल ग्लिसरॉल से स्थिरीकृत होता है। फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरिक नाइट्रोजनीय यौगिक मिलते हैं। जीव तंत्रों में केवल 3 प्रकार के वृहत यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल व बहुसैकराइड्स मिलते हैं। लिपिड का झिल्ली संबंधित होने के कारण वृहत आणविक अंश में रहते हैं। जैव वृहत अणु बहुलक होते हैं, वो विभिन्न घटकों के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल DNA व RNA न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। जैव वृहत अणुओं में संरचनाओं का पदानुक्रम जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व चतुष्क संरचना मिलती है। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक द्रव्य की कोशिका भित्तियों के रूप में कार्य करता है। बहुसैकराइड्स पौधों, कवकों व संधिपादों के बाह्य कंकाल के घटक है। ये ऊर्जा के संचित रूप जैसे स्टार्च व ग्लाइकोजन में भी मिलते हैं। प्रोटीन विभिन्न कोशिकीय कार्यों में सहायता करता है। इनमें से कुछ एंजाइम, प्रतिरक्षी, ग्राही, हार्मोन्स व दूसरे संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं। प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन कोलेजन व संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन रूबिस्को है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बता पाते हैं कि प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता से मिलने वाला प्रोटीन कोलेजन है और जैव मंडल में रूबिस्को है। इसमें हमें कंफ्यूजिंग भी हो जाती है, सो आप इस पॉइंट को माइंड में नोट करके रखें। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं में जैव रासायनिक क्रियाओं की उत्प्रेरक शक्ति होते हैं। प्रोटीन
में एंजाइम क्रियाशीलता हेतु इष्टतम तापक्रम व पीएच की आवश्यकता होती है। एंजाइम अभिक्रिया की दर से काफी तीव्र अभिक्रिया की दर को काफी तीव्र कर देते हैं। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं जो इसे पैतृक पीढ़ी में संतति में आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, हमारे चैप्टर एंड समरी सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आपको उसके नोट्स से ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप 11th-12th में हैं तो आपको इस क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस की आपको कोई नीड नहीं है। सो आप अपने थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं, और ट्यूशन प्रैक्टिस की कोई आपके पास बुक हो तो ठीक, नहीं हो तो आप फिर मैं आपको आगे ही बताने वाली हूँ। आपको ट्यूशन के लिए कोई ऐप डाउनलोड करना है या फिर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। फिलहाल के लिए हम हमारी ये ऑडियो बुक सीरीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं, तो बहुत मेहनत लगी गाइस इस चैप्टर को कवर करने में, बिकॉज बहुत लेंथी था, बहुत मेरा गला भी सूख गया है। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल एंड लाइक करें वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही हो या कोई भी चीज़ की कमी लग रही हो, या फिर आगे कौन सी वीडियो लेकर आऊँ मैं, गाइडेंस की कोई भी आपको क्लास चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए, या फिर वीडियो आपको कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी हो रही है और कहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है, मुझे एक सही तरीका मिले। बिकॉज ये वीडियो बनाने का तरीका मुझे आप ही बताने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस आप सब मुझे ज़रूर बताएं कि मैं किस प्रकार अपनी वीडियो में अगर कुछ कमी है तो उसको भरूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।